हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम CGP MCQ की जो हम सीटेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए सीरीज शुरू की है उसकी 15 क्लास के अंदर हम पहुँच चुके हैं। 14 क्लास जो है हम लोग ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं, मिस की हैं, तो प्ले लिस्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो टॉपिक्स हैं आपको इस बार भी सीटेट के जो 2022 के जो भी बच्चा पेपर देगा उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक को शेयर किया हुए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। और अगर आप हमें इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारी जो है अपडेट आपको मिलती रहेंगी वहाँ पर भी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? सबसे पहला क्वेश्चन है सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड ब्रदरहुड, थर्ड सोशल इक्विलिब्रियम, फोर्थ इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पस या प्रिंसिपल जो है वो यही था कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके एजुकेशन की, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो या फिर थर्ड जेंडर हो, चाहे वो ओबीसी एसटी या किसी भी कास्ट का हो, वीकर सेक्शन के बच्चे हों, किसी भी तरीके के बच्चे को एजुकेशन जो है ऐसे ना हो ना मिल सके किसी भी रीज़न वश। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है 4, ये सभी बच्चों को इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की। मेन प्रिंसिपल है 4। The Right of Person with Disability Act has been enacted in the year। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे हम RPWD एक्ट के नाम से भी जानते हैं, वो कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1999, सेकंड 2016, थर्ड ऑप्शन है 1992, फोर्थ ऑप्शन है 1995। तो यहाँ पर सीधा सा जब भी हम बात करते हैं RPWD एक्ट 2016 करके ही बात करते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2016 में जो है वो आया था तो लागू किया गया था इसका। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वो कब लागू किया गया, कब आया, कब राज्यसभा में पास हुआ, कब जो है ये हमारा उसमें पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ। तो ये सारे जो सन हैं वो उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर। चिल्ड्रन के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस जो है स्कूलों में देखने को मिलता है, तो उनके लिए स्कूल के अंदर किस तरीके का टीचर होना चाहिए? सबसे पहला, ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस। एक ऐसा टीचर जो चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए ट्रेंड हो, यानी हर बच्चे का जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई दे रहा है उसके लिए वो पढ़ाने के कैपेबल हो, इस तरीके से ट्रेंड हो वो। सेकेंड, ट्रेन टू मेक देम होमोजेनियस लर्नर। टीचर ऐसा होना चाहिए ट्रेंड हो उस चीज़ के लिए कि जो सभी इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चे हैं उनको एक जैसा बना सके। थर्ड, टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के बिहाव पर जो है वो सेक्शन बनाने के कैपेबल हो। फोर्थ, trained to use different pedagogy to meet their diverse learning needs। यहाँ पर एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो ट्रेंड हो डिफरेंट पैडागोजी का यूज करने के लिए, डिफरेंट जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्लास के अंदर डाइवर्सिटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए, चिल्ड्रंस की नीड को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट पैडागोजी को यूज कर सके। यहाँ एक चीज याद रखिए, इस क्वेश्चन के अंदर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात नहीं हो रही है, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस की बात हो रही है। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो होते हैं उन्हें स्पेशल नीड है। यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल डिफरेंस की। यहाँ हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है, लर्निंग की जो है लर्निंग करने का तरीका अलग है, लर्निंग करने की स्ट्रेंथ अलग है। यहाँ पे सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग है, वीकनेस अलग है, एबिलिटीज जो है अलग अलग हैं। तो हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा यूनिक है। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा है ही नहीं तो कैसे उन बच्चों का सेक्शन जो है डिवाइड किया जाए। थर्ड हमारा ऑप्शन जो है इसलिए गलत होता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर बात कर रखी है होमोजेनियस ग्रुप बनाने की, लर्नर बनाने की। जिस बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, सभी बच्चों की अलग अलग है, तो मैं उनको अलग रास्ते पे क्यों लेकर जाऊं। मैं उन्हीं की स्ट्रेंथ, जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी को ही मैं लेकर आगे क्यों ना बढ़ूं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कहता है एक टीचर जो है ट्रेंड होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए स्पेसिफिक। आपका हर बच्चा जो है अपने आप में अलग है, तो आप कैसे ट्रेंड हो सकते हैं हर बच्चे के लिए। ये जब हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासरूम में पढ़ाते हैं डाइवर्सिटी के साथ, तब जो है बच्चे टीचर पढ़ाते पढ़ाते जो है उसे प्रैक्टिस होती है कि किस बच्चे को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर जब नया बच्चा आता है एक नया चैलेंज उसके सामने आ जाता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत होता है। लास्ट ऑप्शन जनरल सी बात है, जब तीनों गलत है फोर्थ सही है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ये क्यों सही है। सबसे पहले जब हमारी डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में, डाइवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट बच्चा लैंग्वेज बोल रहा है, डिफरेंट कैपेबिलिटी है सभी बच्चों की, डिफरेंट स्ट्रेंथ है, लर्निंग करने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक टीचर ऐसा टीचर होना चाहिए, इस चीज के लिए ट्रेंड होना चाहिए कि वो अपनी सही टीचिंग स्ट्रेटेजीज को चूज कर सके, वो सही टीएलएम को चूज कर सके कि सभी बच्चों के लिए ऐसा टीएलएम चूज कर सके, ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज चूज कर सके ताकि वो सभी बच्चे जो है उस चीजों से सीख सके, आगे बढ़ सके। तो यानी पैडागोजी जो है ऐसी पैडागोजी का यूज कर सके जो डाइवर्सिटी क्लासरूम के अंदर ये जो है वो उसको उन बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा सके या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही है, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पैडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है The right of children to free and compulsory education Act 2009 ensures the right to children with disability to free education from 6 to 14 year, 6 year to 22 year, third 6 year to 18 year, fourth 3 to 18 year। आपको जो है RTE एक्ट जिसको फुल फॉर्म में द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 2003 में आया था, उसमें आपको बताना है कि चिल्ड्रन विद जो डिसेबिलिटी है या स्पेशल नीड है उनको फ्री एजुकेशन कौन सी एज तक जो है प्रोवाइड की जाती है। नीचे आपके सामने जो है ऑप्शन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एजुकेशन जब अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया कि सभी को जो है एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है, तब जो है ये आर्टिकल 21A के अंदर जब इसको जोड़ा गया, उसके बाद उसे अप्लाई करने के लिए RTE एक्ट जो 2009 जो है बनाया गया। इसके अंदर नॉर्मल चिल्ड्रंस को 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की गई। और यहाँ पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात हो रही है, उन्हें 6 to 18 ईयर जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई। यानी यहाँ सही आंसर है 6 to 18, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉर्मल चिल्ड्रन की नहीं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात हो रही है। तो सही आंसर है 3 6 ईयर to 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग टीचर लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लाइज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग, सेकेंड यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, थर्ड यूनिवर्सल इंक्लूसिव एथिकल कंसिडरेट एजुकेशन,
फोर्थ ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस। आपको यहाँ पर बताना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, ये तरीका सभी का अलग अलग है लर्नर का, तो उन सभी को उनकी नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो प्रोवाइड करना है वो क्या कहलाता है, किसके अंदर आएगा? फर्स्ट, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। सेकेंड, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जिसको हम यूडीएल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड, यूनिवर्सल इंक्लूसिव एथिकल कंसिडरेट एजुकेशन। और फोर्थ है यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर है यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यूडीएल जो है वो कहता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड या अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है उनको सभी टीचिंग मटेरियल सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाया जाए। तो सही आंसर हमारा जो है वो होता है सेकेंड, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निशन एबिलिटीज। एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन जो है उनमें से किसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस और कॉग्निशन एबिलिटी को कंट्रोल जो है किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर प्लानिंग करना, रिव्यूइंग और आपका रिवाइजिंग जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है किसके अंदर जो है आता है। यहाँ आपको जो है ऑप्शन दे रखा है कॉग्निशन फर्स्ट, सेकंड एकमेंडेशन, सेकंड सेंट्रेशन और फोर्थ हमारा मेटाकॉग्निशन। यहाँ पर आप जो चारों ऑप्शन है अगर आपको उनके बारे में सही नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर जज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इन चारों के मीनिंग समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो कॉग्निशन है, हमारे बहुत सारे हम जब काम कर रहे होते हैं हमारे को जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे जो भी सेंसरीज हैं उसके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, उसके द्वारा जो हमारा सोचने समझने की प्रक्रिया है उसी को जो है कॉग्निशन कहा जाता है। एकमेंडेशन क्या है? एकमेंडेशन हमारी नई जानकारी है जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास जो स्कीमा हमारे पास है उसके अंदर कुछ नया ऐड कर लेना जो है एकमेंडेशन कहलाता है। उसके बाद हमारा सेंट्रेशन। सेंट्रेशन जो है हमारे कह सकते हैं इस चीज को किसी एक ऑब्जेक्ट या किसी एक चीज के ऊपर अपना दिमाग केंद्रित करना जो है सेंट्रेशन आप कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जब हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं उनमें पर्टिकुलर किसी एक चीज पर फोकस करना या हमारे बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं उसमें किसी एक थॉट को लेकर उसके बारे में सोचना जो है वो हमारा सेंट्रेशन कहलाता है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन जो है कह सकते हैं इसको कि हमारा इंडिविजुअल जो है उसके बारे में बात करता है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन के अंदर अपने बारे में जानना, अपने अनुभवों के बारे में बात करता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है। यानी यहाँ पर जो है मेटाकॉग्निशन में सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, यानी मेरे बारे में, मेरे इंटरेस्ट के बारे में, मेरी सोच के बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होती है। तो मेटाकॉग्निशन ही सही इसका आंसर होगा क्योंकि इसके अंदर जो है मेरी बात हो रही है, सिर्फ मेरी। बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। तो मेटाकॉग्निशन ही ऐसी एबिलिटी है जो सेल्फ अवेयरनेस की बात करती है, साथ ही साथ वो कॉग्निटिव एबिलिटीज को कंट्रोल करती है। यहाँ पर अगर मैं कुछ सोच रही हूँ लेकिन उसमें अगर कहीं वो मेरा नुकसान हो रहा है उसमें या मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वहां मैं चीजों को कंट्रोल भी करती हूँ कॉग्निटिव एबिलिटीज को। तो सही आंसर है हमारा फॉर मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्ट द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज कॉल्ड। जो बच्चे हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर जो उन्होंने चीज़ें देखी, जो उन्होंने चीज़ें महसूस करी, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं
इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जो चीज़ें आपके सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में सोचना और समझना। तो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, यानी आपके सामने वो चीज़ अवेलेबल है। कंक्रीट थिंकिंग होती है जो चीज़ आपके सामने है उसे छूना, महसूस करना, उसके बारे में सोचना। थर्ड हमारा आता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है जो भी आपके अनुभव हैं या आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको मीनिंगफुल जो है बनाना, वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग होता है जो आपके सामने, अगर एग्जांपल के तौर पे कोई कुछ आपको काम दे दिया गया है तो वो आप नए नए आइडियाज़ के द्वारा जो है, नई नई टेक्निक्स के द्वारा, आइडियाज़ के द्वारा उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्रिएटिव होता है जो आपको दिया गया है वही नहीं, उसमें कुछ ऐड करना अपने से। तो यहाँ पर सबसे पहला एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट को मैं गलत करूँगी क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो है सामने चीज़ें देखने से आते हैं। कंक्रीट थिंकिंग मैं गलत करूँगी, यहाँ पे कहीं नए आइडियाज़ की बात नहीं हो रही है। अब बचता है हमारे पास सेकंड और थर्ड। कंक्रीट थिंकिंग होता है, मैंने भी बताया कि सामने जो चीज़ें अवेलेबल है उसके बारे में सोचना, और रिफ्लेक्टिव होता है उसको मीनिंगफुल जो है बनाना। तो यहाँ पर हम लोग जो है मीनिंगफुल की यहाँ कहीं बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है कि एक्सपीरियंसेस के आधार पर अपनी नॉलेज को जो है रिवाइज करना। तो मुझको जो चीज़ बताई गई उसके बाद अब मैं चीज़ों को छू रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंफॉर्मेशन जो है वो अपने दिमाग में ले रही हूँ या रिवाइज कर रही हूँ। तो हमारा सही आंसर होता है सेकंड, कंक्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज नाउ एज फर्स्ट प्रीशियस टीचिंग, सेकंड एयरलेस इंस्ट्रक्शन, थर्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है हमारा लास्ट ऑप्शन है सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चे की, सभी की जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। उस एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अकॉर्डिंग जो है डिफ़िकल्टी को कम करते हुए सभी बच्चों को अलग अलग अगर टीचिंग कराई जाती है तो उसको क्या कहते हैं। ये चार ऑप्शंस आपके पास है जिसमें से आपका सबसे पहला ऑप्शन है प्रीशियस टीचिंग। इसके अंदर जो है बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसके आउटकम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं या फ्लुएंसी से जो है टीचिंग कराई जाती है, यहाँ पर फोकस किया जाता है फ्लुएंसी के ऊपर। एलएस इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पर बच्चों को गलतियाँ ना करें उस पर फोकस किया जाता है, इसके लिए बच्चों को प्रॉम्प्ट दिया जाता है, करेक्ट ऑप्शन पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाता है, उसके लिए चाहे आपको प्रॉम्प्टिंग देनी पड़े उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड। थर्ड है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और लास्ट है हमारा सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, यानी इन दोनों में से ही एक आंसर है। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो होता है कि बहुत सारे आपके पास इंस्ट्रक्शन है, आपने क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो उनमें से पर्टिकुलर जो सेलेक्ट कर ली जाती है इंस्ट्रक्शन या किस तरीके से टीचिंग कराई जाती है तो वो सभी बच्चों को जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड हमारा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर नाम से ही है सभी बच्चों को अलग अलग दिया जा रहा है। डिफरेंशिएटेड यानी डिफरेंस करना इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है सभी बच्चों को उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है काम कराना या इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा थर्ड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग। मेंटेनेंस जो है एक लर्निंग की स्पेसिफिक स्टेज है विच इज द इंसिडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग, जो डैश स्टेज से पहले आता है, यानी डैश स्टेज आपको बतानी है जिससे मेंटेनेंस जो है पहले आता है। ऑप्शन है इंडिपेंडेंस, सेकंड है जनरलाइजेशन, थर्ड है एक्विजिशन और फोर्थ है मोटिवेशन। यहाँ पर जो है सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें लर्निंग की स्टेज बतानी है, ना ही इंडिपेंडेंट और मोटिवेशन दोनों ही लर्निंग की स्टेज नहीं है। हमारा थर्ड और टू जो है लर्निंग की स्टेज आती है।
तो आपको लर्निंग की स्टेज के सही स्टेप पता होने चाहिए। हमारा सबसे पहला जो आता है एक्विजिशन, हमारा एक्विजिशन आता है तो वो भी हमारा गलत हो जाता है कि एक्विजिशन के बाद जो है हमें क्या बताना है, मेंटेनेंस किससे पहले आता है। तो एक्विजिशन सबसे पहला है तो हमारा ये भी नहीं आता है, तो सही आंसर हमारा जनरलाइजेशन होता है सेकंड। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ लर्निंग के जो स्टेजेस है उसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्विजिशन, जो किसी भी नई चीज को सीखना या किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना एक्विजिशन कहलाता है। फ्लुएंसी होता है उसको मेंटेन, फ्लुएंसी यानी उसकी स्पीड बनाए रखना। मेंटेनेंस उनको उसको लंबे टाइम तक बनाए रखना। पहले हमारी लर्निंग, देन फ्लुएंसी, फ्लुएंसी यानी उसकी स्पीड बनाए रखना, उसके बाद मेंटेन उसे लंबे टाइम तक याद रखना, और जनरलाइजेशन होता है उसको हमारा किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर यूज करना। तो हमारा सही आंसर है हमारा जनरलाइजेशन, क्योंकि उससे पहले हमारा मेंटेनेंस आ रहा है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ज़ोज़ोन बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, जो ज़ोज़ोन है उनका मानना है कि कॉग्निशन और इमोशन है इंटर रिलेटेड, इंटीग्रेटेड और इंटरडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर साइकोलॉजी ज़ोज़ो की बात हो रही है। उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है, उनका मानना है कि कॉग्निशन और इमोशन दोनों ही स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। जो आंसर है हमारा फोर्थ सही है। पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात की गई है, साइकोलॉजिस्ट की बात की गई है, तो हम उसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे नहीं जा सकते कि मैं कहूँ इंटर रिलेटेड हैं ये। तो यहाँ पर जो है फोर्थ आंसर सही है। उनका मानना था कि ये दोनों जो है स्वतंत्र है पूरी तरीके से। वो कहते हैं कि सभी भावनाओं को जो जानबूझ सोच और सोच जो है उनकी शामिल नहीं होती है सभी भावनाओं में। साथ ही उनका मानना था कि कुछ भावनाएं जो है मस्तिष्क के सोचने वाले जो हिस्से को छोड़ देती हैं, और उनका ये भी मानना था कि कुछ भावनाएं जो है उनकी हमारी संज्ञानात्मक व्याख्या से अलग होती हैं। लेकिन एक चीज जो है, आज के जो शोधकर्ता हैं या ये कह सकते हैं जो और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। लेकिन स्पेसिफिक बात जो की कर रखी है तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है। तो सही आंसर है फोर। आपको पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर कहा गया है तो हमें जो है उन्हीं की बात को बताना है। उम्मीद कर रही हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर पसंद आए हैं लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।